जीवन हर दिन कुछ नया सीखने का नाम है और अगर हमारे जीवन में हम कुछ क्वालिटीज़ को सीख लेते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो और निखर कर आता है। और ये कुछ गुण हैं धैर्य, आत्मविश्वास और अनुशासन। अगर ये 3 चीज़ों का हम अपने जीवन में अनुसरण कर लेते हैं तो हम एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं और हर क्षेत्र में सफल भी हो सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को सीखने का जो सबसे खास एक क्षेत्र है वो है खेलों का क्षेत्र। और राजस्थान की धरती भी ऐसी ही है जहाँ के सपूतों ने हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। नमस्कार, अलबेलो राजस्थान में मैं हूँ आपके साथ अनीशा सिंह और आज मेरा साथ दे रहे हैं जी बिल्कुल, मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित। आप सगड़ारो पहले तो घणे मानसू घणे कोटसू घणे चावसू स्वागत करा हाँ अलबेलो राजस्थान में जठे राजस्थान री माटी सु जुड़िया अनमोल रतन अठे आवे, मोतिया सु मूंगा मेहमान पावना अठे आवे। तो अनीशा, जो आप बात कर रहे थे खेलों की बात, तो एक ज़माने में कहावत हुआ करती थी कि लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन इस कहावत को जो बदलाव जिन्होंने किया है, ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ यहाँ बिराजे हैं। आज अलबेलो राजस्थान में वो युवा भी हैं, उन्होंने कई क्षेत्रों में अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन खेलों के मामले में उन्होंने राजस्थान को कुछ नए आयाम दिए हैं। और मैं बात कर रहा हूँ आज जो हमारे खास मेहमान हैं तेजस्वी सिंह जी गहलोत का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ओलंपिक संघ राजस्थान के अध्यक्ष हैं और जो कबड्डी इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन है उसके भी आप डायरेक्टर हैं। कबड्डी से आप जुड़े रहे हैं और कई खेलों के साथ आपने अपने जीवन को समर्पित किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पहले मुझे बुलाने के लिए और पूरी दूरदर्शन की टीम का कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पर आ सकूं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप खेलों से जुड़े हुए रहे हैं, तो इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आपका खेलों में शुरुआत से दिलचस्पी थी या आपके बचपन में, क्या आपके घर परिवार में से किसी ने आपको प्रेरित किया? मैं एक हॉस्टल में रहा हूँ, बिरला पब्लिक स्कूल, एंड वहाँ पे हम सुबह स्कूल और शाम को सिर्फ खेलों की ही बातें होती थी और दिन भर हम खेलते ही रहते थे। बचपन से ही मुझे फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ रहा है और अंडर 18 नेशनल्स राजस्थान को मैंने रिप्रेजेंट किया है इन द ईयर 1998। सो आई हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड और मुझे लगता है कि वो मेरी जगह है, मतलब मुझे वो अच्छा लगता है और उस जगह पे मैं एक्सेल करता हूँ, ऐसा मुझे हमेशा से ही लगता था। तो बचपन की बात करें तेजस्वी जी, आप अपने आप को जो छोटे थे आप, जब आपका बचपन शुरू हुआ था, तब अपने आप को खिलाड़ी कब से अंदर महसूस हुआ? या फिर आपने जो पढ़ाई थी, एक तरफ से परिवार का प्रेशर होगा कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनना है, एक तरफ खेल था, तो ये जो जद्दोजहद थी या वो समय आप क्या जानना चाहेंगे? मेरी अर्ली स्कूलिंग यहाँ से यहीं पे विद्याश्रम स्कूल के अंदर हुई है और 5वीं 6ठी क्लास से ही मैंने कई सारे मैचेस और विद्याश्रम को रिप्रेजेंट किया है फ़ुटबॉल के अंदर। यहाँ पर एक विद्याश्रम कप होता था जी। जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे, देयर आर लॉट ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस टूर्नामेंट्स थे फ़ुटबॉल के जो स्कूली लेवल पे खेले जाते हैं और 6ठी 7वीं से ही मैं कई बार उन टूर्नामेंट्स के लिए गया हूँ अपने स्कूल की तरफ से। और फिर जब हम हॉस्टल में गए बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी के अंदर, वहाँ पे ये जो प्रेम था फुटबॉल के लिए वो और बढ़ता ही चला गया और खेलों के लिए आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि आई वॉज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सारे गेम थोड़े थोड़े खेला करते थे, थोड़ा बैडमिंटन, थोड़ा क्रिकेट, बट आई वॉज गुड एट फुटबॉल और सभी खेलों से मेरा जुड़ाव हमेशा से रहा है। यहाँ तक कि जब हॉस्टल्स के अंदर, कॉमन रूम्स के अंदर टेबल टेनिस ये सब चीज़ें भी होती थी तो ज़्यादा मन खेलों में ही लगता था पढ़ाई से ज़्यादा। वाह। तो घर की तरफ से कभी कोई इस तरह का प्रेशर नहीं था कि आपको पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए और खेल कूद में आप ज़रा कम ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए? माई मदर इज़ अ गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट। वो जनाना हॉस्पिटल में एज ए सुपरिटेंडेंट रिटायर हुई थी और उनका हमेशा से मन था, हम 2 भाई हैं, कि हम दोनों भाइयों में से कोई एक डॉक्टर ज़रूर बने, बट ऐसा हुआ नहीं और हम दोनों ही, मेरा छोटा भाई फिल्मों की लाइनों में है एंड इसलिए मैं भी कभी इसमें इतना इंक्लाइन हुआ नहीं पढ़ाई की तरफ। बट हाँ, वी वर ऑलवेज गुड, नॉट वेरी गुड, बट मेरे को लगता है कि खेलों के अंदर मेरा झुकाव हमेशा से ही बचपन से ही था।
बिल्कुल, खेल एक पार्ट हुआ करता है। अनीशा, आप भी बचपन में खेलते होंगे पढ़ने के साथ साथ, लेकिन जब बात आपने जैसे फुटबॉल की बहुत सारे अपने गेम्स खेले, लेकिन एक समय ये भी आया था, शायद हमने सुना है कि आप एक बार आसमान से भी बातें करने लगे थे, जब कुछ पायलट वाला सीन भी आपका रहा था, लेकिन फिर आप अचानक से धरती पर आ गए और ज़मीन से जुड़ा जो खेल है, भारत की जो पहचान है कबड्डी, माटी से जुड़ा खेल है, तो यहाँ और वहाँ जाना, ये बैलेंस आपने कैसे बनाया, वो कैसे संभव हुआ? सो आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने फ्लाइंग चालू करी एंड मैंने जेट एयरवेज 2002 के अंदर ज्वाइन किया था और मुझे वो काम अच्छा लगता था और मुझे ये लगता था कि बाकी सारे कामों से इसमें समय कम लगेगा। भाई हम कोई भी फ़्लाइट लेते थे, फिर से बॉम्बे, तो दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली, 6-7 घंटे में हम वापस आ जाते थे और उड़ना मुझे हमेशा से पसंद था जी। सो करीब 10 साल तक मैंने वो फ्लाइंग का काम किया है और जेट एयरवेज उस टाइम पे डोमेस्टिक एयरलाइन थी, बट हमारे ज्वाइन करने के बाद वो इंटरनेशनल बनी और पूरी दुनिया के अंदर यूएस, यूके, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका और बहुत सारी जगह पे हमने फ्लाइंग, उसके इनॉग्रल फ्लाइट्स के ऊपर मैं गया हूँ। सो इट वाज अ प्लेजर एंड यस आई एंजॉयड इट। उससे धरती का सफ़र फिर से हर एक, मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ का एक समय होता है जी। और जब वो समय ख़त्म हो जाता है 2010 के बाद, जब 10 साल कर लिया, तो मुझे लगा कि आगे क्या, मतलब मुझे आगे कुछ नया देखना था। मुझे ये नहीं मालूम था उस टाइम पे कि मैं खेलों की तरफ आऊँगा, बट ये मालूम था कि हाँ, कि ये फ्लाइंग मेरे लिए बहुत हो चुकी है। तो मैंने करीब 9-10 हज़ार घंटे फ्लाई किया है, मतलब करीब 1000 घंटे हर साल के, which is a DGCA requirement that you are supposed to do. You can't go beyond that. So हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अब कुछ और करना चाहिए लाइफ में जी। तो मैं 2010 में मैंने रिज़ाइन कर दिया था जेट से एंड आई केम बैक टू जयपुर। ग्रेट। आपने बताया कि आप फुटबॉल से ख़ास तौर से जुड़े रहे, स्कूल के समय में, कॉलेज के समय में आप इस खेल से जुड़े रहे, तो कबड्डी की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? बिल्कुल, 2010 में जब मैं वापस आया तो हमारे फादर साहब थे, वो कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनका गेम की तरफ बहुत इंक्लिनेशन था जी। शुरुआत में मैंने चौगान स्टेडियम जो जयपुर में है वहाँ पे जाना शुरू किया और इस खेल के अंदर एक एक्साइटमेंट थी, एक कुछ था जो मिसिंग था, जो इस खेल को ऊपर उस टाइम पे नहीं लेके जा रहा था। कई सालों तक इंडिया गोल्ड मेडल लेकर के आई है, करीब 9 एशियन गेम्स के अंदर हम 9 गोल्ड लेकर आए हैं, बट कबड्डी की वो पहचान नहीं थी। मतलब कबड्डी भी किसी भी खेल के अंदर बहुत नीचे देखा जाता था कि मतलब कोई कबड्डी क्यों खेलेगा। राइट, बिल्कुल। शुरुआत में मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया था 2010 के अंदर और धीरे धीरे जब इसका इंटरेस्ट बनने लगा, कई सारी टीमें स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल्स के अंदर मैंने जाना शुरू किया और हमारे फादर साहब की एक सोच थी हमेशा से कि जैसे क्रिकेट के अंदर आईपीएल के बाद क्रिकेट के अंदर ज़्यादा पैशन आया, खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसे मिले, वैसा ही कुछ वो कबड्डी के लिए करना चाहते थे जी। 2012 के अंदर प्रो कबड्डी का सोच शुरू हुई थी, जो प्रो कबड्डी लीग है उसका सिर्फ एक विचार आया था कि हम ये कैसे करें। 2012 से 14 तक हमने इस के ऊपर काम किया और 2014 के अंदर प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई जी। और उसके बाद से रेस्ट इज़ हिस्ट्री, क्योंकि विद इन फ्यू डेज गेम कहीं और पहुंच गया और इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम राइट नाउ आफ्टर क्रिकेट इंडिया के अंदर। अगर सबसे ज़्यादा कोई गेम देखा जाता है या किसी की व्यूअरशिप है तो वो प्रो कबड्डी लीग की है और उससे पूरे के पूरे कबड्डी को एक पुश मिला, पूरे के पूरे एक एनवायरनमेंट को। सो यस, दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ व्हेन कि मैं कबड्डी से फिर उसके बाद कभी छूटा नहीं। तो ये आप बता रहे हैं सोच डेवलप हुई 2012 में, आप 2010 में शायद जयपुर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी संघ से जुड़े थे। वो दौर कैसा था जब एक कबड्डी, जैसा आपने खुद ने बताया कि एक ऐसा गेम
जिसमें ग्लैमर नहीं है, जिसके खिलाड़ी गांव से आते हैं या बहुत ही साधारण उनकी स्थिति होती है, इतनी चमक दमक नहीं होती जितनी क्रिकेट में होती है, ना आगे फ्यूचर होता है। तो जो 2010 से 2012 के बीच का दौर था, उसको आपने कैसे पाटा, किस तरह से वो संघर्ष रहा, कितनी चुनौतियाँ रही उस दौर में? पहली चुनौती ये थी कि राजस्थान का एक मुकाम होना चाहिए था कबड्डी के अंदर। कोई भी नेशनल चैम्पियनशिप होती है, चाहे वो जूनियर हो, सब जूनियर हो, नेशनल गेम्स हो या सीनियर नेशनल हो, उसके अंदर राजस्थान को एक पहचान बनानी बहुत ज़रूरी थी। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो यस, राजस्थान इतने मैचेस नहीं जीत पाते थे, कई बार हम ग्रुप स्टेजेस के अंदर भी आउट हो जाते थे। बट देयर इज़ अ एक्साइटमेंट इन दिस गेम। 20-20 मिनट का एक खेल होता है, ठीक है, इंजरी से भरा हुआ गेम है ये। मतलब हर एक रेड, हर एक टैकल के अंदर आप इंजर्ड हो सकते हो। सो धीरे धीरे प्लेयर्स को डेवलप किया एंड जब राजस्थान इस मुकाम पर आ गई कि हम बाकियों से भी अच्छा खेलने लगे, क्योंकि ट्रेडिशनली कबड्डी के पावर हाउसेस हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब जगह रही हैं जी। बट आज की डेट में राजस्थान का एक मुकाम है। उस मुकाम के लिए हमने 8-10 साल तक काम किया। आज प्रो कबड्डी लीग के अंदर भी आप देखें तो अगर 200 खिलाड़ी या 250 खिलाड़ी अगर उसमें ऑक्शन के अंदर आते हैं तो अराउंड 150 पीपल आर फ्रॉम हरियाणा, 20-25 करीब महाराष्ट्र, 15-20 तमिलनाडु, और फिर हम आते हैं, हमारे भी 20-25 खिलाड़ी वहाँ पर आते हैं जी। सो हमारा विजन ये है कि आने वाले टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी इस लीग के अंदर आएँ। इस बार हमारे फ्रेंचाइजीज जो लीग की थी, उनका जो बजट है वो करीब 6 करोड़ रुपए का है फॉर वन टीम। सो हर एक खिलाड़ी को, इस बार हमारे ही एक खिलाड़ी हैं सचिन थवर जो राजस्थान पुलिस में हैं, पिछली बार वो लड़का 2 करोड़ 30 लाख के अंदर ऑक्शन में आए थे, इस बार वो 1.5 CR के अंदर ऑक्शन में आए हैं, विच इज़ आई थिंक बहुत अच्छा पैसा है फॉर अ 2 मंथ लीग। और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो 50 lakhs में, 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs। सो ऑल दिस थिंग्स, ये सब जो चीज़ें हैं, ये राजस्थान की कबड्डी को भी पुश करता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है खिलाड़ियों को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कबड्डी में इसके पहले कभी भी नहीं था। मतलब सिर्फ कबड्डी खेलते थे, बट जितना पैसा क्रिकेट में और बाकी खेलों के अंदर है, इसको लाने का पूरा जो श्रेय है वो जनार्दन सिंह गहलोत को जाता है। ये उन्हीं का विजन था, आपके पिताजी जी, मेरे पिताजी का, और हम बस उनके अच्छे काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी सर, कबड्डी में आपका क्या मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं या फिर शहर के जो प्लेयर्स हैं वो भी इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं? जी, हमारे ऐसा कोई भी कस्बा या ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है जहाँ पे आज की डेट में कबड्डी की टीम नहीं है जी। बट हाँ, हमारा खेल ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शहर के बच्चों को आज भी ये गेम या माँ बापों को ये गेम डेंजरस लगता है, क्योंकि इसके अंदर टैकल होते हैं और लग भी सकती है आपको जी। बट जो खिलाड़ी अपनी फिटनेस पे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे, अपनी स्ट्रेचिंग पे ध्यान रखते हैं, वही लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। और हाँ, आप सही कह रहे हैं, शहरों के अंदर हमारा खेल कम है। अच्छे घरों के बच्चे ज़्यादा कबड्डी नहीं खेलते, दे गो फॉर ऑल द एलीट स्पोर्ट्स, जैसे कि हम खुद भी फुटबॉलर रहे हैं, बट देयर इज़ अ चार्म इस खेल के अंदर जो आने वाले टाइम में और आगे तक जाएगा। तो ये जो आप स्वयं बता रहे हैं कि एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि मिट्टी में लौटना पड़ता है, सीधा मिट्टी से इंटरेक्शन होता है, वो जो कपड़े जो आप सलवटे पड़ जाते हैं या गंदे हो जाते हैं, वो भी एक सोच रहती है। लेकिन आप जिस माहौल से आते हैं, आपने इस खेल में अपना जुड़ाव किया, अपना पूरा समर्पण दे दिया, तो आप इस सोच को कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? शहरी क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, या एक तो पैसा तो हो ही गया जो आपने बताया, इतना ज़बरदस्त पैसा है, उसके अलावा और कितनी चुनौतियाँ आती है? चुनौतियाँ तो पहले आती थी जी, आज की डेट में तो कबड्डी अब पॉपुलर हो चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम में शहरों से भी बच्चे आ रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, मुंबई शहर जैसे इतने बड़े शहर के अंदर करीब 500 कबड्डी क्लब्स हैं। अच्छा। सिर्फ मुंबई शहर के अंदर, और जयपुर के अंदर वी हैव अराउंड 30-40 क्लब्स।
सो ये गेम खेलते हैं और धीरे धीरे जब पैसा आता है तो फिर बड़े शहरों के लोग भी आते हैं एंड एवरीवन कम्स। तो जो जिस तरह का मनी जो अब इन्वॉल्व है और जो हमारे फ्रेंचाइजीज़ हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े अपने अपने उसमें कॉरपोरेट्स हैं। अभिषेक बच्चन जी जयपुर पिंक पैंथर्स के ओनर हैं जी। रॉनी स्क्रूवाला जो प्रोड्यूसर हैं वो बॉम्बे टीम के ओनर हैं। अडानी इज़ स्पॉन्सरिंग द गुजरात टीम, वी हैव GVK इन दिल्ली। सो जितने भी ये फ्रेंचाइजीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इनका अब क्योंकि 10 साल हो चुके हैं और इनका भी लगाव हो चुका है कबड्डी से। सो JSW हैं जैसे, इन सब ने अपनी 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 अकेडमीज़ बना ली हैं सो दैट हम ग्रास रूट लेवल से ही ये कबड्डी को हम पहचानें और जो खिलाड़ियों को हम पहचानें उनको राइट ट्रेनिंग, राइट न्यूट्रिशन दिया जाए और जिससे कि वो आगे आकर के इन सब फ्रेंचाइजीज़ को हेल्प करें एंड इन द लॉन्ग रन दे प्ले फॉर इंडिया। जी। तो आप कबड्डी से इतना क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं, तो कोई ऐसी खास याद किसी मुकाबले से जुड़ी हुई जो आपको हमेशा याद आती है और रोमांचित करती हो आपको? मैम ऐसी बहुत सारी यादें हैं। स्पेशली मैं आपको बताता हूँ एशियन गेम्स के अंदर जी। हमारे एक बहुत ही कट्टर प्रतिद्वंदी हैं ईरान की टीम। ईरान इज़ अ वेरी गुड टीम। ईरानियंस के पास खासियत ये है कि दे हैव ट्रेडिशनली वो रेसलर्स रहे हैं जी। सो जो उनकी ग्रिप है, जो पकड़ है, जो उनका डिफेंस होता है, दैट हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। और इंडिया के रेडर्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं, ठीक है। हमारे रेडर्स किसी भी डिफेंस को हम भेद देते हैं। सो एशियन गेम्स के फाइनल्स के अंदर हम हमेशा ईरान से ही आता है। गोल्ड सिल्वर का मैच जो होता है वो हमेशा ईरान से ही होता है। कई ऐसे मैचेस रहे हैं जिसके अंदर हम 10-10 पॉइंट, 12-12 पॉइंट पीछे थे हाफ टाइम के अंदर। और आज जो आप अनूप कुमार, अजय ठाकुर या मंजीत चिल्लर या जितने भी बड़े सितारे रहे हैं, दीपक निवास हुडा, ये सारे लोग इन खिलाड़ियों ये सब गेम्स के अंदर रहे हैं एंड देयर हैव बीन कमबैक्स, वी हैव बीन द कमबैक किंग्स। और ये मैचेस हमने अल्टीमेटली जीते हैं। बट यस, देयर हैव बीन वेरी वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस एंड आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बस मेडल जाते जाते रह गया था। सो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट गेम एंड आपको जो ना माइंड को और आपके बॉडी को हमेशा कंट्रोल में रहना होता है। यू कैन नॉट गिव इन। दोज 40 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, देयर हैव बीन वेरी वेरी थ्रिलिंग मोमेंट्स। बिल्कुल, ये इस तरह के रोमांचित करने वाले क्षण आपने अपने जीवन में बहुत सारे देखे हैं। और इन्हीं की बात को और आगे बढ़ाया जाए तो आप अलग अलग स्टेट से भी जुड़े रहे और उसके अलावा आप विदेशों में भी गए हैं। तो विदेशों में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहां भारत के खेलों को लेकर कोई उनका कोई खास नज़रिया हो, अच्छा या बुरा, या फिर आपने कुछ ऐसा महसूस किया हो कि ये चीज़ें हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात? मेरा ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आज चाइना, साउथ कोरिया, जापान आज हमसे काफ़ी आगे हैं जी। बट आज जो हमारी सरकार की कोशिशें हैं और जिस तरह से हम बहुत सारे स्टेडियम्स और लोगों को ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही चुन करके उनको आगे प्रोत्साहन देना, क्योंकि आज तक की प्रॉब्लम ये थी कि जब तक खिलाड़ी कुछ प्रूव नहीं कर देता तब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। जब वो कुछ बन जाता है उसके बाद आइडेंटिफाई होता है। बिल्कुल। बट उसका वो सफ़र जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो या मनु भाकर हो या कोई भी हो, हमें उनको आइडेंटिफाई पहले करना होगा, जिससे कि हम उनको एक लंबे टाइम तक की एक ट्रेनिंग दे सकें और मेंटली वो साउंड रहें ये मेडल्स जीतने के लिए। स्पेसिफिकली हम ये चाहते हैं कि आज जैसे कबड्डी एशियन गेम्स के अंदर इट्स अ वेरी पॉपुलर गेम, वी हैव करीब 25 से 30 देश आज खेल रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम आने वाले टाइम में कबड्डी को ओलंपिक्स तक का सफ़र कैसे पहुंचाएं। उसके लिए हमने बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस, यूरोपियन नेशंस के अंदर अफ्रीकन कप, यूरोपियन कप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वी हैव आइडेंटिफाइड लॉट ऑफ टीम्स देयर और वहाँ पे हमने कोचेस भेज करके और मैट्स को भेजा है, क्योंकि ये गेम अब मिट्टी पे नहीं खेला जाता। इसके लिए मैट्स लगते हैं और
वो स्पीड भी बहुत फास्ट हो गई है। सो इन सब देशों को ऊपर लाने के लिए और कि वो एक कबड्डी का पार्ट बने, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा है कि हम इस गेम को ओलंपिक्स तक पहुंचाना चाहते हैं। यस, हम ये चाहते हैं कि हमेशा ही भारत जीते, बट उससे भी बड़ा एम ये है कि जैसे हॉकी आज ओलंपिक्स में है, वो भी एक भारत का ही खेल था, उसी तरह से हम कबड्डी को भी ओलंपिक्स तक पहुंचाएं। और उसी के लिए हम काम करते रहते हैं। मतलब जिस भी तरीके से आज सिर्फ एशियन गेम्स के अंदर ही नहीं, वी हैव सी साउथ ईस्ट एशियन गेम्स और अफ्रीकन गेम्स, हमने हर जगह पे आज कबड्डी को प्रमोट किया है। और जितनी भी फेडरेशंस हैं उनको ओलंपिक काउंसिल ऑफ जो भी कंट्री के ओलंपिक काउंसिल से उसके साथ वो जुड़ें और हम जल्दी से जल्दी इसको ओलंपिक्स में पहुंचा पाएँ, यही हमारा एम रहता है। जी, आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो इस खेल में क्या हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं? मैम, राजस्थान की बेटियों ने तो कमाल ही किया है कबड्डी के अंदर। पिछले 4 सीनियर नेशनल्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। जी। सरकार की पॉलिसी है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, जिसके अंदर अगर आप सीनियर नेशनल के अंदर मेडल लेकर के आते हैं तो आपको सीधे नौकरी मिलती है। पिछले 4 सालों के अंदर जो राजस्थान की बेटियां जो कबड्डी की टीम में गई हैं, सबको नौकरियां मिली हैं। करीब 25-30 लड़कियों को इस खेल की वजह से नौकरियां मिली हैं। अरे वाह। और न सिर्फ सीनियर, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, हर जगह पे इन्होंने सिल्वर गोल्ड मेडल लिया है। सो यस, बेटियों ने बहुत अच्छा किया है हमारे खेल। जी बिल्कुल, बेटियां भी इस खेल में बहुत आगे आ रही है। और आप एक बेटे के रूप में आपने जैसे जिक्र किया था, आपने ज़्यादा जिनसे सीखा है, जो आपके मोटिवेशन, जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो आपके पिताजी रहे हैं। उनकी ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो चुनौतियों के समय आपको बड़ी आपका सहारा बनी, आपका संबल बनी? मैं आपको एक बहुत पुरानी बात याद दिलाता हूँ। 1986 में कैलकाटा के अंदर सैफ गेम्स हुए थे, विच इज़ साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। उसके अंदर कबड्डी के अंदर सिर्फ 3 ही टीमें थी, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। बट किसी भी डिसिप्लिन को किसी भी गेम में लाने के लिए आपको कंट्रीज़ को बढ़ाना पड़ता है। जी। क्योंकि अगर 3 कंट्रीज आएंगी तो सिर्फ सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज तो लेके जाएंगी नहीं। उस टाइम पे जो हमारे फादर थे, उन्होंने अपनी जेब से उन्होंने भूटान की टीम के पैसे दिए कि आप आइए प्लीज़, क्योंकि हम ये साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में हम कबड्डी को इंक्लूड कराना चाहते हैं। तो मुझे याद है कि उन्होंने घर से वो पैसे निकाले और उन्हें दिए। उस टाइम पे मैं कुछ 7-8 साल का रहा हूँगा जी। और ये हमारी मदर आज भी बताती हैं कि ऐसा उस टाइम पर हुआ था। तो क्योंकि उस टाइम पे ऑफ कोर्स स्पॉन्सरशिप्स नहीं थी और खेल भी कोई इतना बड़ा नहीं था कि कोई उनको सपोर्ट करे, बट उन्होंने अपने जेब से किया था। और आज देख लें, आज कम से कम सैफ गेम्स तो दूर की बात है, एशियन गेम्स में वी हैव 25 कंट्रीज कमिंग इन। बट शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो क्योंकि वो चाहते थे कि वो टीम आए और प्रैक्टिस करें, बिकॉज नंबर ऑफ टीम्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी था एज अ डिसिप्लिन सैफ साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में कबड्डी को रखने के लिए। सो दैट वाज हिज कमिटमेंट फॉर द स्पोर्ट। चैरिटी शुड बिगिन एट होम। जी। तो सर, आपने अभी जिक्र किया कि अब ये खेल जो है मैट पर खेला जाता है, तो माटी से लेकर मैट तक का जो ये सफ़र है, ये जो ट्रांजिशन है, इसमें खिलाड़ियों को क्या कोई समस्या आती है? क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा आते हैं और वो माटी में इस गेम को खेलने की शुरुआत करते हैं, तो जब मैट पर इसको खेला जाता है तो क्या उन्हें कोई समस्या आती है? देखिए, पहले ये गेम जो है ना माटी पे ही खेला जाता था, बट अगर हमें दूसरे देशों को ये गेम खिलाना था तो हम वो माटी पे नहीं खिला सकते थे जी। मिट्टी पे सिर्फ हम खेल सकते थे। अगर हमें कोरिया, जापान और चाइना, इन सब कंट्रीज़ को अगर खिलाना था तो हमें मैट पे आना ज़रूरी था। ये फादर की ही सोच थी, वही उसको मैट पे लेकर आए थे जी। और जो रूल्स आप आज प्रो कबड्डी में देख रहे हैं, बोनस लाइन या एवरी थर्ड रेड इज़ अ डू और डाई रेड, ये सारे रूल्स पहले नहीं थे। ये सारे रूल्स बनाए गए हैं, उनको मैट पे लेकर आया गया है। बट यस,
मैट पे लाने के लिए भी, बट जितने भी हमारे ग्रामीण के बच्चे भी आते हैं, शुरुआत सबकी मिट्टी पर ही होती है और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो मैट पर आते हैं। मिट्टी पे खेलने से आपकी इंजरीज हमेशा कम होती है जी। मैट्स के ऊपर, बिकॉज गेम जब फास्ट हो जाता है तो उसके ऊपर इंजरीज भी ज़्यादा आती हैं, बट हर एक जने की शुरुआत मिट्टी पे ही होती है। आज राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से हमारे करीब 32 ज़िले हैं जहाँ पे कबड्डी खेली जाती है। करीब 8 ज़िलों के अंदर हम मैट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। अच्छा। और हर साल हम कोशिश करते हैं कि एक एक दो मैट्स हम अपने ज़िलों को दें, जिससे कि ये खेल और आगे बढ़ सके जी। और जब बच्चे स्टेट चैम्पियनशिप्स में भी आए, ज़िलों से आए, तो वो मैट पे ही प्रैक्टिस करके आए और एकदम से मैट पे ना आए। सो यस, वी आर वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल, आपने माटी से मैट तक का सफ़र तो कर लिया है, लेकिन राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं अब, तो राजस्थान की मिट्टी में और भी जो कई खेल हैं जो मैट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहे हैं, कुछ ऐसे गेम्स की तरफ भी आप कुछ काम कर रहे हैं या आपकी कोई योजना है? इस बार के उत्तराखंड नेशनल गेम्स के अंदर राजस्थान को करीब 9 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर और करीब 25 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। हमारी ये सोच है कि आने वाले टाइम में हम हर एक स्पोर्ट का एक कैंप का पीरियड लगाया जाए, जिसके अंदर हर एक को हम एक डेढ़ महीने की ट्रेनिंग दी जाए, उनके डाइट का ध्यान रखा जाए, जिससे कि हम ये अपनी जो पदक में जो हमारी तालिका है, मेडल टैली, वो राजस्थान की मेडल टैली ऊपर होनी चाहिए। इस टाइम पे मेडल टैली पे अगर कोई सबसे ऊपर रहता है तो वो महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके पास बहुत सारे ग्राउंड्स भी हैं, लेकिन आई थिंक पिछली बार की सरकार और अब हमारे खुद के स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज़ ओलंपियन एंड उन्होंने कई सारे डिस्ट्रिक्टों के अंदर आज इंडोर हॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया है और वो बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्समैन की। सो यस, वी लुक अप टू हिम एंड आई होप कि उनके अंडर हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेडियम्स बने और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो राजस्थान के लिए। आने वाले नवंबर के महीने में देयर आर गोना बी राजस्थान यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका होस्ट राजस्थान की गवर्नमेंट कर रही है इस बार। ऑलरेडी बहुत सारे वेन्यूज़ हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं जहाँ जहाँ पर भी ये गेम्स होंगे। अराउंड 23 डिसिप्लिन्स विल बी प्लेड इन राजस्थान। सो मैं भी उसमें को चेयरपर्सन हूँ इन द गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी। सो यस, वी आर वर्किंग क्लोजली सो दैट वी गिव हर जने को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो राजस्थान आकर के और वो राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी को देखें। और आई होप कि नवंबर तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसकी वजह से और इम्प्रूव हो जाए। जी। तो विक्रम जी, जब हम बात राजस्थान की धरती की करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खास व्यंजन हैं जिन्हें देखकर हम सभी का जी जो है वो ललचा जाता है और उसको खाने की इच्छा जो है वो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की होती है। ख से खेल और ख से खाना भी होता है। बिल्कुल। तो आप सर खेलों से जुड़े हुए हैं और जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने भोजन पर बहुत नियंत्रण रखते हैं, चाहे उनकी कितनी भी इच्छा हो रही हो फिर भी वो ऐसी ही डाइट लेते हैं जो उनको उस खेल के लिए ज़रूरी है। तो आप एक खिलाड़ी के तौर पर आप राजस्थान से जुड़े हुए हैं और यहाँ बहुत सारे खास व्यंजन हैं, जैसा विक्रम जी ने कहा, ख से खाना और ख से खेल। और जो ज़्यादा खाना अनिशा खा ले तो फिर वो ख से खिलाड़ी नहीं बन पाता। जी, तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मैम, आई थिंक हमारा खेलने के टाइम तो पूरा हो चुका है। सो मतलब आई तो ईट व्हाटएवर आई वांट टू। आई थिंक खाने का फ़र्क नहीं है, लेकिन आप उसके बाद करते क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है। मतलब योर रेगुलर एक्सरसाइजिंग, यू नो, इट कैन बी अ जिम, अ वॉक, एक रन। सो मतलब यू शुड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। खाने में क्या क्या खास? मुझे सर दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है और हमारे घर पे हमारी मदर हर रविवार को दाल बाटी चूरमा भी बनाती हैं। सो वो वही हमारा फेवरेट है। बट हाँ, फॉर खिलाड़ियों के लिए आप सब कुछ नहीं खा सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे पहुंचना है और यू वांट टू रीच अ स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, सो आपको ऑब्वियसली कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड जो चीज़ राइट है वो हर जना जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है आज की डेट में। सो यस।
तो आप खाने की बात सुनते ही अब देखिए राजस्थानी है तो मुंह में सबके पानी आ ही जाता है, लेकिन खेलों के लिए कंट्रोल रखना पड़ता है। एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने जिक्र किया कि जो नीरज चोपड़ा है और कई खिलाड़ी हैं उनको एक उपलब्धि जब उन्होंने हासिल कर ली उसके बाद उनको पहचाना गया, तो आज भी स्कूल में कहीं छोटी स्कूल में गांव ढाणी में नीरज चोपड़ा पढ़ रहे होंगे लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपका ओलंपिक संघ है या और कोई विभाग है, सरकारी विभाग, उनको स्कूल के स्तर से ही खिलाड़ियों के अंदर ये गुण डालने चाहिए या छांटना शुरू करना चाहिए या ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, या फिर कॉलेज या उसके बाद? आई थिंक 10 से 12 साल के लड़के इज़ द राइट टाइम टू आइडेंटिफाई द टैलेंट और उसको नर्चर करने के लिए, क्योंकि आप आज की डेट में देख लें, आज किसी भी खेल के अंदर यहाँ तक कि कबड्डी के अंदर आज जितने भी यंग टैलेंट है वही आगे आ रहा है। जो लोग आज 18-20 साल के 21 साल के हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो आपका बेस होता है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बचपन में ही आइडेंटिफाई कर लिया टैलेंट को तो वो अपने पोटेंशियल से भी आगे जा सकता है जी। जो उसका पोटेंशियल बाद में जा कर के निखरता, अगर आपने उसको पहले ही उसको पहचान लिया तो वो और आगे जाएगा। प्रॉब्लम हमारे उसमें ये है सर कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करके आगे लाएं। हम स्टेट लेवल तक तभी उसको प्रमोट कर पाएंगे जब तक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगा, और हम उसको तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर वो लड़का या लड़की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आगे नहीं आ पाएगा तो हमारे लिए वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो आपकी टीम है, जो आपकी कोर टीम है हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो काम करती है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और पहला जो पड़ाव होता है वो उन्हीं का होता है कि अगर कोई भी ऐसा बड़ा टूर्नामेंट हो, खिलाड़ियों को आपको वहीं से आइडेंटिफाई करके और लाना चाहिए जिससे कि उनके आगे का सफ़र ईजी रहे, और या फिर उनको हम आइडेंटिफाई करके उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनके डाइट के ऊपर हम काम कर सकें जी। एंड वी कैन मेक अ प्लेयर फॉर द फ्यूचर। जी। तो सर, जो भी युवा साथी हैं जो इस खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इस खेल के प्रति रुझान रखते हैं, वो शुरुआत कहाँ से करें? यानी कि एक पहचान मिलने में तो वक्त लगता है और शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचने में भी उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, खेल खेलने पड़ते हैं, लेकिन अगर सिर्फ उनका रुझान है तो वो कहाँ से एक उनके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जहाँ से वो शुरू करें? मैम व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कुछ टूर्नामेंट्स कराते हैं जी। जिसके अंदर हम वहाँ की लोकल टीम्स या कोई भी पंचायत की टीमों को बुला करके ये गेम्स करें और इन बच्चों को आइडेंटिफाई करें। इसके लिए ज़रूरी हमारी तरफ से ये है कि हम ये जो चीज़ है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम करें। हम ये काफ़ी सब काम हम राजस्थान के अंदर कर चुके हैं, बट आपका कहना सही है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर जहाँ पे हमारा भी पहुँचना मुश्किल होता है जी। सो आपको आइडेंटिफाई बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से करना पड़ेगा। इस तरह के टूर्नामेंट्स कराने पड़ेंगे या कुछ ऐसी गतिविधियाँ करानी पड़ेंगी कि जिससे कि बच्चे आएँ और उनको आप आइडेंटिफाई कर सको। जी। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया जो ग्रामीण स्तर पर ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन एक और समस्या रहती है कि जैसे अब खेल का भी एक कोटा है सरकारी नौकरी के लिए या कोई अच्छी जॉब के लिए, तो आज भी पेरेंट्स अवेयर नहीं है कि खेलने से भी नौकरी मिल सकती है। और स्कूल में भी जो एक तरह से खेल का जो एक सेशन होता है, पीरियड होता है, वो एक फौरी तौर पर होता है कि ये हमारा गेम है, उसके अंदर बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या खेल को थोड़ा सीरियसली ऐड करना चाहिए शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ या स्कूलों के साथ, कॉलेज के साथ? सर अब आई थिंक कई लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खेल का ही होता है। आज आप जितने भी टॉप स्कूल्स देख लें या जितने भी स्कूल्स देख लें, रेगुलर बेसिस के ऊपर हर एक जना कुछ ना कुछ टूर्नामेंट्स चलते हैं जी। जैसे कि आपने कहा कि आज की डेट में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है जी। मतलब खेल का एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि जो सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं उनको भी आधा एक घंटा गेम्स के अंदर देना चाहिए, बिकॉज वो आपके माइंड को रिफ्रेश कर देता है। ठीक है, आई थिंक आपको दिन के अंदर एक बार यू हैव टू स्वेट इट आउट, पसीने निकलने चाहिए जिससे कि आपकी जो ऊर्जा होती है आपके शरीर की वो भी बाहर आती है और आप बाकी सारी चीज़ों के अंदर ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है। सो आई थिंक ऑल द स्कूल्स एंड एवरीवन इज डूइंग दिस नाउ।
बिल्कुल। जैसे एक और अनिशा, एक आपने वीडियो देखा होगा, एक बच्ची थी सुशीला, जो सचिन तेंदुलकर, उसका जो जहीर खान की तरह बॉलिंग एक्शन था उनका, जी बिल्कुल, वो सोशल मीडिया से प्रचारित हुई, जबकि उनकी स्कूल वालों ने नहीं पहचाना, ना उस एरिया के लोगों ने पहचाना। जब सोशल मीडिया पे आई, फिर मीडिया तक पहुंची, फिर खेल विभाग सक्रिय हुआ। तो कई चीज ऐसे अनदेखे नगीने हैं जो जिन तक हम पहुंच नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस बात में आपको बिल्कुल मानता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जो अनआइडेंटिफाई रह जाते हैं, और जब आप कर देते हो बाद में सोचते हो कि ये लड़का या लड़की हमने पहले क्यों नहीं देखा। सो वही है सर, इसके अंदर आपका ग्रास रूट लेवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी। हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि आज कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर भी कोचेस की कमी है, न सिर्फ कबड्डी, बाकी सारे खेलों के अंदर भी कोचेस की बहुत भारी कमी है। आज स्पोर्ट्स काउंसिल भी ये बात मानती है एंड वो रिक्रूट कर रहे हैं कई सारे कोचेस। सर पूरे के पूरे अगर मैं बोलूँ तो आपको 32 जिलों में मेरे पास 6 या 7 कबड्डी के कोच हैं, विच इज़ वेरी लेस। और ऐसा खेल के अंदर ही अगर इतने कम हैं कोच, तो बाकी खेलों में क्या हाल होगा ये तो देखना ही पड़ेगा। सो हमने अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करी है। और इसके अंदर सर जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक स्कीम निकाली है। जी। उन्होंने जो है ना नर्सरीज तैयार करी है। जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी या NIS कोचेस हैं, उन्होंने उनको 25 लोगों के लिए 25 लोगों के लिए वो हॉस्टल्स बनाती हैं। वो 25 लोग आवेदन करें और वो नर्सरीज के अंदर आती हैं। उनका खेलना, उनका रहना, उनका खाना बहुत ही यंग एज से गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। और उनका जो दामोदार होता है वो उस नर्सरी का जो इंचार्ज होता है, विच इज़ अ इंटरनेशनल प्लेयर या फिर NIS कोच होता है। और ये 25 के कोचेस करते करते आज करीब 50-60 नर्सरीज आज हरियाणा सरकार के पास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। सो हर नर्सरी के अंदर 25 लोग, तो आने वाले टाइम के अंदर ये लोग जो होते हैं उनको हमेशा गवर्नमेंट राजस्थान हरियाणा गवर्नमेंट को भी इससे सपोर्ट मिलता है। और जितने भी उनके बच्चे होते हैं वो एशियन गेम्स, ओलंपिक लेवल, आज प्रो कबड्डी के अंदर भी इतने सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के हैं। सो देयर इज़ अ रीज़न कि इतने बच्चे हरियाणा के ही क्यों हैं। जी। एंड सो दिस इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीजंस आई थिंक। और हम ये काम कर सकते हैं राजस्थान में भी। जी। सर खेल कूद जो होते हैं वो हमें जीतना भी सिखाते हैं और हार भी हमें कई बार उसका भी सामना करना पड़ता है। तो एक व्यक्ति के रूप में हार को टैकल करना या उस क्षण में अपने आप को संभाल कर रखना कितना ज़रूरी होता है। और आप इतने सारे खिलाड़ियों को देखते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, तो एक खिलाड़ी के लिए हार के क्षण में अपने आप को एक बैलेंस बनाए रखना वो कितना ज़रूरी है? मैम, खेलों के अंदर हार ही होती है, जीत कभी कभी मिलती है। जी। कई बार कई साल लग जाते हैं, कई आप सोचते हो कि इस बार क्यों नहीं, इस बार क्यों नहीं, बट डिफीट इज द सेकंड नेम ऑफ स्पोर्ट। जीतते तो आप कभी कभी हैं, आपको बहुत बार हारना पड़ता है। और कई बार हारने के बाद ही वो जीत, लेकिन वो एक ही जीत, वन विन इज इनफ फॉर एवरीथिंग, जितनी भी आपकी हार हैं। बट स्पोर्ट्स का दूसरा नाम हार ही है। और आई थिंक ये ज़िंदगी में आपको बताता है कि एवरी टाइम यू लूज, यू कैन मेक अ कमबैक। बिल्कुल हार को स्वीकार करना, आपके शब्दों में अगर हम कहें तो हार को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, जीता है, अलग अलग आप जगहों पर आपने अचीवमेंट किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी हार का सामना करना पड़ा होगा। कोई ऐसा क्षण जब आपने सोचा कि बस अब मैं क्विट कर लूँ या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको याद आई और आपने हार से आगे का सफ़र तय किया, ऐसा कोई वाकया? राजस्थान कबड्डी से मेरा लगाव काफ़ी पुराना रहा है और काफ़ी जुड़ाव भी बहुत पुराना रहा है। जी। 2016 के अंदर मैं पहली बार जब राजस्थान कबड्डी का प्रेसिडेंट बना था, सो हमें कई साल लग गए। पहले ग्रुप स्टेज, प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज, क्वार्टर फाइनल स्टेज, हमारी कोई भी टीम आगे जा नहीं पाती थी। लेकिन 2016, 17, 18, 19 ग्रुप स्टेज से प्री क्वार्टर से क्वार्टर, क्वार्टर से सेमीफाइनल, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। और जो बच्चे थे उनको भी
जितने भी राजस्थान के बच्चे हैं उनको भी ये धीरे धीरे समझ में आने लग गया, और हमें भी ये समझ में आने लग गया कि इफ़ वी डू अ बिगर कैंप्स, अगर मैं 1.5 महीना या 2 महीने के कैंप्स लगाता हूँ और ढंग से आइडेंटिफाई करता हूँ इन खिलाड़ियों को और इनके ऊपर हम काम करते हैं, जिसके लिए हमें शायद बाहर के कोचेस भी बुलाना पड़े, बट हमने राजस्थान के लिए काम किया। 2020 और 21 के बाद से ऐसा कोई भी नेशनल नहीं है जिसके अंदर हम न जीते हों, चाहे सब जूनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, लड़के लड़की दोनों कैटेगरी के अंदर राजस्थान का बोलबाला रहा है। और आप रिकॉर्ड उठा के देखें, हम हर जगह पे मेडल जीतते हैं जी। बट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ लॉस। आप जीतते हारते हारते ही जीतते हो, कोई भी आकर के एकदम से नहीं जीतता, कई बार हारना पड़ता है और तभी आप जीतते हैं। बिल्कुल, तो जीवन भी इसी का ही नाम है बिल्कुल जी। बिल्कुल, हार को हम स्वीकार करना। बिल्कुल, और हार कर जब हम जीतने के लिए एक बार फिर प्रयास करते हैं तो वो जज्बा हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल जी। आपके लिए जीत की परिभाषा क्या है? मेरे लिए जीत की परिभाषा इज इट्स नॉट अबाउट जीतना और हारना। कोई भी खेल हो उसके अंदर आपको अपना पूरा जो आपका तन मन से आपको अपने आप को देना पड़ेगा। जीत और हार एक दो पहलू हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भिड़ करके खेलना, मतलब कि इन द सेंस कि भले ही आप आउट हो डाउन हो, बट आपको आखिरी क्षण तक आपको वो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, यू कैन नॉट गिव अप कि यार अब मैं इतना पीछे हूँ, अब मैं इतना पीछे हूँ, अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, और लास्ट मिनट तक यू जस्ट हैव टू गो ऑन। जी। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपना पूरा का पूरा वॉट एवर यू कुड डू आपने किया कि नहीं। अगर वो किया तो आई थिंक दैट इज़ अ विन फॉर मी। बिल्कुल, ये भी अपना आप में एक जीत है, अपना 100% देना, पूरा समर्पण देना। और राजस्थान ओलंपिक संघ की हम एक बार फिर से बात करें, कबड्डी की बहुत खूब चर्चा की, लेकिन कुछ ऐसे गेम्स भी हैं जिनमें और संभावनाएं दिखती है। तो राजस्थान ओलंपिक, आने वाले जो ओलंपिक है उसकी अगर हम तैयारी करें, अभी से आप कर ही रहे होंगे, तो ऐसे कौन से खेलों में आपको संभावना नज़र आती है और लगता है कि नहीं यहाँ पर भी काम किया जाए तो ये खेल भी मिट्टी से निकल के मैट तक आ सकते हैं? सी अभी कुछ टाइम में आई थिंक राजस्थान फुटबॉल के अंदर अगर हम ढंग से काम करें, एंड जो आज की फुटबॉल फेडरेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। राजस्थान फुटबॉल, राजस्थान हॉकी, ये सब गेम्स के अंदर हम आ सकते हैं ऊपर। वुशु के अंदर हम बहुत सारे मेडल लेकर आते हैं। वुशु सो हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल वी डू वेरी वेल, वॉलीबॉल वी हैव बीन डूइंग वेल, हैंडबॉल वी हैव बीन डूइंग वेल। अगर हम इन सब के ढंग से कैंप्स वैम्प्स लगाएं, और मुझे लगता है कि इसका पोटेंशियल बहुत है। साइकिलिंग के अंदर हमारे इस बार के नेशनल गेम्स के अंदर बहुत सारे मेडल आए हैं। बट मेरा ये मानना है कि सर कोई भी गेम्स के प्रिपरेशन के लिए हमें एक लंबा टाइम की ट्रेनिंग की ज़रूरत है जी। और एक डाइट की ज़रूरत है। ठीक है, जो बच्चों को ये लगता है कि डाइट उनको नहीं मिल पा रही है, बट डाइट प्लेज अ मेजर रोल इन मेकिंग अ स्पोर्ट्समैन। आप क्या खाते हो बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें और कितना भी आप कर लें, बट what you eat is very important in games. मतलब you have to eat right. और अगर हम 1.5-2 महीने किसी गेम के पहले अगर हम तैयारी करें उस 1.5-2 महीने के लिए, we can do much better. जी सर, खेल कूद के अलावा आपकी रुचि और किस क्षेत्र में रही है? आपकी हॉबीज क्या रही हैं? मैम, आई थिंक आई डू लॉट ऑफ शूटिंग। मैं एक ट्रैप शूटर भी हूँ, बट वो भी खेल ही है। एंड हम यहाँ जगतपुरा शूटिंग रेंज पे जाते हैं हम कुछ दोस्तों के साथ, एंड वी शूट अ लॉट। मतलब खेल ही आपकी जिंदगी, और जो खाली टाइम उसमें भी आप खेल यही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे पक्के खिलाड़ी हैं आप, और ये ही एक जज्बा खिलाड़ी का बिल्कुल होना चाहिए। और आप अलग अलग स्टेट की, जैसे मैंने बात की उत्तराखंड खेलो गेम और बिहार वाला, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया, शायद आप अभी भी उसमें एक रोल दायित्व निभा रहे हैं। तो राजस्थान को पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के भी आप डायरेक्टर हैं, तो राजस्थान को अभी कहाँ आप आंकते हैं? क्या थोड़ा और ज़रूरत है राजस्थान को खेलों के मायने में आगे आने की? कौन सी चुनौतियां हैं आपके नज़र? सी मेरा ये मानना है कि हम 28 स्टेटों के अंदर या 30 स्टेटों के अंदर हम करीब बीच में हैं। हम 14वें 15वें नंबर पे हैं, और
हमें ऊपर के पायदान पे आने के लिए पे काम करना होगा। और इसके लिए जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी यार, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी डेवलप्ड। और वो सिर्फ जयपुर में ही नहीं, जितने भी ज़िले हैं राजस्थान के, हर एक ज़िले के अंदर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि टैलेंट हर ज़िलों के अंदर है। और ये टैलेंट को हम निकाल के कैसे लाएं, इसी पे दिस इज़ द थिंग, हाउ डू वी वर्क ऑन इट। बिल्कुल, और ये आप करते रहते हैं अनिशा। और जिस तरह से मैंने बताया, सुशीला का एग्जांपल दिया, तो आपके जीवन में भी कोई ऐसा कोई खिलाड़ी या कोई ऐसा टैलेंट या आपके कार्यकाल में या आपके सामने आया हो जो बिल्कुल रूट लेवल पे हो और एकदम से आज उनका नाम बहुत, वो सफ़र आपने देखा है, ऐसा कोई उदाहरण? ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर मैं आज कोई उनका नाम लूँगा तो उनको लगेगा कि हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं। जी। बट ऐसे बहुत जने हैं। और जो सी स्पेशली विद फॉर मी इज़ कबड्डी, आज ऐसे बहुत सारे टैलेंट हैं जो प्रो कबड्डी की लीग के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में दे आर गोना बी डूइंग वंडर्स। और नॉट जस्ट राजस्थान, वो इंडिया के लिए भी खेलेंगे। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका नाम लूँगा तो उनको ज़्यादा, मैं चाहता नहीं हूँ कि वो बिना नाम लिए कोई ऐसी घटना जो इंस्पिरेशन बने, कोई जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको भी लगे कि नहीं हाँ वाकई में ऐसा होता है। एक सुनी सुनाई बात अलग होती है, और एक वाकई में अगर आप उदाहरण कोई देंगे तो वो एक अलग असर। सी हमारा एक लड़का है सचिन तंवर जी, ठीक है, ही इज़ अ सुपरस्टार प्लेयर एंड पिछले 4-5 सीज़न से ही हैज़ प्लेड एक्सेप्शनली वेल प्रो कबड्डी के अंदर, बहुत ही एक्सेप्शनल खेला है। और पिछली बार 2023 हांगझाओ एशियन गेम्स के अंदर उसने भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में भी मदद करी है। अच्छा। सो ही इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उसको दे लुक अप टू हिम, दे वांट टू बी लाइक हिम। और क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आपके पास कोई जना अपने प्रदेश के अंदर देखने वाला नहीं होगा कि हाँ ये लड़का कहाँ तक पहुँच चुका है, सो ही इज़ बिकम एन एग्जाम्पल फॉर lot of young players. जी. And he has been part of Rajasthan national team for past 7-8 years now, and he's a mainstay. He's our main raider, and whenever team goes down, वो हमेशा he gives it. जी. और पूरा टीम के लिए खेलता है। सचिन तंवर। जी जी सर, ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो सफ़र होता है उसमें बाहरी तौर पर चाहे हमें कितने भी लोग मोटिवेट कर लें, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन जो काम करता है वो चाहे हमें बाहर के लोग कितनी भी हमारी प्रशंसा कर लें, आलोचना कर लें, सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा काम करता है। तो हमारे जो युवा साथी हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके जीवन में भी ऐसे कोई क्षण आते होंगे जब वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं और अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे समय में वो अपना सेल्फ मोटिवेशन कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए निरंतर रूप से कैसे प्रेरित कर सकते हैं वो? सी एवरीवन हैज़ अ टाइम इन लाइफ कि आप पूरे टाइम, हर टाइम तो मोटिवेटेड रह नहीं सकते, ठीक है। हारना, इंजरी होना, ये सारी चीज़ें खिलाड़ियों को डीमोटिवेट करती है। ओके। और कोई भी चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स और यू नो योर फ्रेंड्स प्रॉब्लम, यू हैव अ गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम और अ बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव। बट जिस काम को आप अपनी पूरी शिद्दत से, और अगर आप सोच के बैठें कि मुझे ये काम करना ही है, तो हर दिन आपको उसके ऊपर अपना कुछ समय देना पड़ेगा। जी। एक देयर इज़ अ रूल कि अगर आपने 7,000 घंटे या 8,000 घंटे अगर आपने किसी गेम के ऊपर या किसी भी कार्य में आपने लगाए हैं, तो यू बिकम अ मास्टर ऑफ इट। जी। सो वो टाइम तो आपको स्पेंड करना ही पड़ता है, मतलब यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड। देयर इज़ और कोई रास्ता नहीं है इसके अंदर। आपको चाहे चीज़ें मोटिवेटेड नहीं हो या ना हो, आपको लग रहा है कि आप बार बार हार रहे हैं और यू आर नॉट गुड इनफ, बट इफ़ यू आर एट इट एंड यू नो इफ़ यू कीप डूइंग इट एवरी डे यू विल रीच समवेयर। जी। और इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जी। बट दिस हैज़ टू बी योर मोटिवेशन फैक्टर
जी। हजारों घंटे जो है अनीशा मोबाइल पे लगते हैं आजकल जी, सबसे ज्यादा। बिल्कुल। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्य यदि सर्वोपरि हो तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। ऑन व्हाटएवर यू वांट टू डू। जी। कुछ करना है तो उसके ऊपर समय तो देना ही पड़ेगा। जी। भले ही थोड़ा हो, ज़्यादा हो, आप किस समय में हो अपने लाइफ में, आप हमेशा आप उस समय में नहीं रहते, मतलब मेंटली यू आर नॉट राइट, फिजिकली यू मे नॉट बी राइट, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें रहती हैं कि ये हो गया, आज दोस्त से लड़ाई हो गई और मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, सो जस्ट डोंट टेक इट टू योर हार्ट। बिल्कुल। और तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले ओलंपिक की जो कमान है राजस्थान की दृष्टि से तो आपके हाथ में है, तो क से कबूतर की जगह क से कबड्डी हो जाएगा एक दिन, ऐसी कुछ तैयारी चल रही है आने वाले समय के लिए? बिल्कुल सर, चल रही है और हमारा प्लान है कि बाय 2036 हम कबड्डी को ओलंपिक्स में देखें, एंड इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इज़ वर्किंग वेरी क्लोजली, एंड वो भी चाहते हैं कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसको बढ़ाया जाए। जी जी। तो अब जो चर्चा तो बहुत लंबी हम करना चाहते हैं, आपसे बात करते करते समय का भी पता नहीं चला, लेकिन समय की एक सीमा होती है, तो इसलिए फिलहाल आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते। आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी चर्चा की और युवाओं को जो मोटिवेशन दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।